हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2024 में कंडक्ट हुए री एग्ज़ाम का यूनिट नंबर 9। आज हम लोग देखने वाले लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कि कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, आपके यूजीसी नेट री एग्ज़ाम सितंबर 2024 में इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने आप सबके साथ अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, तो और भी सारी यूनिट्स को मैंने डिस्कस किया है री एग्ज़ाम के। तो अगर आप लोगों ने उन यूनिट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप लोग चेकआउट करिए और उसके बाद फिर आप लोग कंटिन्यू सारी यूनिट्स को ऐसे देखते रहिए, जिससे कि आपके अपने प्रिपरेशन में और भी ये हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रा सा भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, UPHEC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs नोटिफिकेशन आपको अपने इसी चैनल पे मिलने वाला है। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, कॉमर्स स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से आए हुए सितंबर 2024 में कैसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा आप लोग भी। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी। तो सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है इसका नो लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, नो लिमिट है। और मिनिमम कितने होते हैं? तो सर आप लोग कहेंगे कि सर मिनिमम की क्या बात है, मिनिमम पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप का तो मिनिमम 2 होगा ही। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए नो लिमिट। ठीक है, नो लिमिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर देयर इज ए अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, अनकंडीशनल है प्यारे बच्चों, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। For the sale of specific goods in a deliverable state, the property or ownership in goods passes to the buyer when। तो property of goods कब पास होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, कि जब पेमेंट हो जाए, कि जब गुड्स डिलीवरी हो जाए, कि जब गुड्स डिस्पैच हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही, ठीक है, मुझे आपसे एक घर खरीदना है, ठीक है, तो मेरा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हम आपसे ये घर जो है बाई करेंगे। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वैसे ही मान लिया जाएगा कि दी प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स जो है वो पास हो चुका है बायर के पास, क्योंकि आपके नाम का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपका और मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हम सेलर है, आप परचेजर है, या आप परचेजर है, हम सेलर है। ठीक है, दोनों का नाम आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में और दोनों हम लोग लीगली बाउंड हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, लीगली बाउंड हो गए। तो जब कोई भी एग्रीमेंट लीगली बाउंड हो जाए तो वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ए डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या ये बात सही है? हाँ सर, डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो है। डिजिटल सिग्नेचर आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। बिल्कुल, डिजिटल सिग्नेचर को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। ईच वेंडर हैज टू मेक हिज ओन स्टैंडर्ड टू रेगुलेट डिजिटल सिग्नेचर। प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज नियम के अनुसार हो, मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम अपना कोई स्टैंडर्ड कभी नहीं बना सकते। ठीक है, अब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हर रिटेलर और होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, हर रिटेलर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने अपने नियम के हिसाब से अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने लग जाए, तब तो भाई
तब तो भाई क्या हो जाएगा कि हर कोई हर किसी को लूट ही रहा होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम अपना, अगर कोई चीज़ एक्ट में डिफाइन है तो उसका हम खुद से कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड अपने आप से नहीं सेट कर सकते। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। The term electronic signature is broader than the digital signature. A digital signature is less secure than electronic signature. क्या ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्या है, डिजिटल लेस सिक्योर? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ज़्यादा सिक्योर होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ज़्यादा क्या है, ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है। जैसे कुछ सीए वगैरह या सीएस वगैरह जो है, उनके डिजिटल सिग्नेचर जो है वो पेन ड्राइव में, ठीक है, पेन ड्राइव में सेव रहता है, पेन ड्राइव में तक सेव रहता है। जैसे आप जैसे मुझे सिग्नेचर करना है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, हम सीएस है, तो हम वहाँ पे अपना पेन ड्राइव ले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और पेन ड्राइव के सहारे भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को साइन कर देंगे। और उस पेन ड्राइव में मेरा खुद का अपना पासवर्ड होगा, आईडी होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, जिसके बाद ही वो एक्टिवेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो बात तो सही है, डिजिटल सिग्नेचर लेस सिक्योर होता है, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर जैसे हम लोग मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, आईडी पासवर्ड मिलता है, तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बिना आईडी पासवर्ड के दिए हम आपके सिग्नेचर को नहीं देख सकते, नहीं छेड़खानी कर सकते, ठीक है। तो यस, जो आपका ई पॉइंट है वो तो बिल्कुल यहाँ पे ए डिजिटल सिग्नेचर इज लेस सिक्योर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर लेस सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, यही चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे थे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर लेस सिक्योर नहीं होता है देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वो भी सिक्योर हो जाता है। साइन भले डिजिटली होता है लेकिन वो भी सिग्नेचर सिक्योर होता है, ठीक है। तो लेस सिक्योर तो नहीं कह सकते इसको, तो इस हिसाब से ई ऑप्शन गलत हो गया। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ब्रॉडर देन द डिजिटल सिग्नेचर। यस, डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर आता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसे आपका आईडी पासवर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, उसके अंतर्गत आपका डिजिटल सिग्नेचर आता है। तो यस, डी ऑप्शन सही कह रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी ओनली। ए, बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट, तो इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कुछ रिस्पेक्ट में, मतलब इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ए का फोर्थ देखिए यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सम रिस्पेक्ट वेयर ए पर्सन साइन डिलीवर्ड टू अनदर ए ब्लैंक और इनकम्प्लीट पेपर, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए अगर ए का फोर्थ आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आ जाएंगे। देखिए जैसे ए का फोर्थ यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है जब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ फॉल्ट ड्राफ्ट हो गया है, ठीक है ना, कुछ उसमें फॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो कोई ना कोई फॉल्ट हो गया, मतलब कि वो इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है, लेकिन उसमें कुछ गलत हो गया है, ठीक है ना, कुछ गलत हो गया है, तो बी का थर्ड हो गया। सी का स्क्रो क्या होता है? व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी और फॉर सेफ कस्टडी। तो स्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब आपका बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कंडीशन डाल दिए, होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट अगर उसमें कंडीशन डाल दिया तो वो क्या हो जाता है? स्क्रो। और फिक्शिशियस बिल क्या होता है? व्हेन द नेम ऑफ द ड्रॉअर और द पेई और बोथ आर फेक इन ए बिल, तो इसको कहेंगे हम लोग फिक्शिशियस, नकली, ठीक है ना। तो डी का फोर्थ हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, डी का सेकंड हो जाएगा। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है।
तो परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, परचेस ऑफ लॉटरी टिकट आएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन से गुड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं, जैसे इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के इसमें नहीं आएगा, और इसमें इमूवेबल चीज़ें नहीं आते हैं। ठीक है, तो परचेस ऑफ लॉटरी टिकट ये आपका एक तरीके का क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम दिया ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता है। क्या बच गया? द डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, द डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ, अच्छा डिक्री का मतलब क्या होता है? अब बच्चे हमसे पूछेंगे ना कि सर डिक्री का मतलब क्या होता है। मान लीजिए जो पढ़े हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़े वो पूछेंगे। डिक्री का मतलब होता है आदेश, कोर्ट का आदेश। ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा आदेश देना को हम लोग कहते हैं डिक्री। तो डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ को भी क्या कहा जाएगा? ये भी गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट में ऐड है, द डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इज प्री एज्यूम्ड। तो प्यारे बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं सर? एक है प्री एज्यूम्ड, एक है नॉट प्री एज्यूम्ड। क्या? एक है प्री एज्यूम्ड और एक है नॉट प्री एज्यूम्ड। ठीक है, प्री एज्यूम्ड में क्या हो जाएगा? प्री एज्यूम में जैसे अनकॉन्शंशियनेबल, अनकॉन्शंशियबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अनकॉन्शंशियबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? वन पार्टी डोमिनेटिंग अदर पार्टी, वन पार्टी डोमिनेटिंग अदर पार्टी। ठीक है, वन पार्टी डोमिनेटिंग अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स का डोमिनेशन होता है चाइल्ड पर। ठीक है, डॉक्टर का पेशेंट पर होता है। ठीक है, रिलीजियस एडवाइज़र का अपने डिसिपल पर होता है। डिसिपल मतलब जो उनके चेले होते हैं, जिसको हम लोग चेला कहते हैं। ठीक है ना, भक्त कह लीजिए। ठीक है, नॉट प्री एज्यूम्ड किस में होगा? नॉट प्री एज्यूम्ड जैसे हस्बैंड वाइफ में प्री एज्यूम नहीं होता है। ठीक है ना, हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्री एज्यूम्ड नहीं करते, आपको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है आपसे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इस प्री एज्यूम। तो पेरेंट्स एंड चाइल्ड मैंने लिखा ना यहाँ पे, पेरेंट्स एंड चाइल्ड में, हस्बैंड एंड वाइफ में प्री एज्यूम नहीं कर सकते, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में भी नहीं, क्रेडिटर एंड डेटर में भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और उसके कुछ डेफिनेशन दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स किसको कहा जाता है? वो गुड्स, ठीक है ना, वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाई और एग्री हुआ है अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक गुड्स, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है। ठीक है ना, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ए का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, एज सर्टेन गुड्स क्या हो जाएगा? एज सर्टेन गुड्स वो होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, जस्ट तुरंत बाद क्या हुआ है? आइडेंटिफाई किया गया है, उसको कहेंगे एज सर्टेन गुड्स। द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के तुरंत बाद जिस गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया और उसी पे एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे एज सर्टेन गुड्स। ठीक है, एज सर्टेन गुड्स। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपको वाराणसी से दिल्ली ले जाना है। ठीक है,
तो हम आपसे ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको इस चीज़ में या इस वाले कार में ले जाएंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ये सेल्स का हम एग्जांपल नहीं बता रहे, हम एसर्टेन की बात कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम आपको सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट का के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन नहीं दे रहे, ये हम आपको एज सर्टेन गुड्स और आइडेंटिफिकेशन के तरफ से इस एग्जांपल को समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक अच्छा सा सुंदर सा एसी बस दिखाया कि देखिए हम आपको इसी बस में ले जाएंगे, ठीक है, एकदम एसी लगा हुआ है, स्लीपर है, आप अच्छे से सो के जाएंगे। लेकिन अब मेरा आपका क्या, पहले मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहाँ से हम आपको दिल्ली ले जाएंगे, 2000 रुपये लेंगे, बस से ले जाएंगे। तो आपने कहा ठीक है सर ले चलिए, हमको हम एग्री करते हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि देखिए हम आपको इसी वाले बस में ले जाएंगे, एकदम एसी बढ़िया सा बस है, साफ़ सुथरा बस है। लेकिन अब जब एक्चुअली जिस दिन आपको जाना था उस दिन हम एक छोटा सा एक नॉर्मल सा बस लेके आ गए, ठीक है। तो वो फिर क्या हो गया, वो एक तरीके का फिर तो चीटिंग हो गया कि सर जब आपने पैसा लिया था उस दिन तो आपने कुछ दूसरा बस दिखाया था, आज आप कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। अनएसर्टेन गुड्स किसको कहेंगे, वो गुड्स जो कि विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा या एक्वायर किया जाएगा सेलर के द्वारा आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के होने के बाद, जब हम किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे या एक्विजिशन करेंगे, उस गुड्स को हम लोग अनएसर्टेन गुड्स कहेंगे, ठीक है ना। आपने मेरे को ऑर्डर दिया कि सर इतने नंबर ऑफ क्लोथ्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब आपको तो नहीं पता कि आपने बस पूछा कि सर मुझे 100 पीस का 100 क्लोथ चाहिए, तो अब आप बताइए कि आप उसका क्या चार्जेस लेंगे, ठीक है। मैंने चार्जेस बताया, आपने कहा कि ठीक है सर मुझे 100 पीसेस की क्लोथ्स चाहिए। अब आपको नहीं पता कि हम आपको कौन से कलर का क्लोथ देंगे, ठीक है, उस कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, इन सबको लेके आप क्या है, अनएसर्टेन है, तो इसको कहते हैं अनएसर्टेन। और फ्यूचर गुड्स, द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो गुड्स जिसको ना तो आइडेंटिफाई किया गया, ना कोई एग्रीमेंट, कोई सहमति हुई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय, ना कोई सहमति हुई है, ना कोई एग्रीमेंट हुई है, उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर गुड्स, ठीक है। तो डी का हो गया सेकेंड, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1 और डी का हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। तो 4312 करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि दिस सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। देखते हैं, दिस सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। अगर इंडिया से इंडिया में ही सामान मंगवाना है तो क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गलत जवाब सर। इंडिया से इंडिया में ही सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है। हम बेंगलोर से वाराणसी सामान मंगवा रहे हैं या वाराणसी से लखनऊ सामान मंगवा रहे हैं, तो उसको हम इंपोर्ट कहेंगे, नहीं सर। उसको इंपोर्ट कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब इंडिया के बाहर की आप बात कर रहे हैं। द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, हाँ ये हो सकता है कि जो सर्विस रिसिपिएंट हो वो इंडिया में लोकेट करे, बिल्कुल सही बात है। द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर हम भी बाहर के, रिसिपिएंट भी बाहर का, तब कहाँ से हो गया इंपोर्ट, ठीक है, तब तो इंपोर्ट की बात ही नहीं हुई। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, यस द प्लेस ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी एंड ई। तो बी, सी एंड ई जो है यह आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी इन द करेक्ट ऑर्डर। एक नया एलएलपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक उस प्रोसेस को यहाँ पे अरेंज करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों से भरपूर मोटिवेशन मिलते रहे कि मेरे प्यारे बच्चे जो है एकदम मोटिवेटेड होके सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और अपना प्यार भी दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे
कौन हमारे पार्टनर होंगे, किस पार्टनर का क्या डेजिग्नेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं, चेकिंग अवेलेबल, और उसके हाँ DPIN और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटेंड करेंगे, ठीक है। तो BE हो गया। अब BE होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तब चेकिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कौन से किस नाम से हम अपने फर्म का नाम रखेंगे। फिर जैसे ये सारे चीज़ें डिसाइड हो गए, हम एक LLP एग्रीमेंट बनाएंगे और सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली फाइन कर देंगे विद द ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, और इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट और ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय ROC के तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो ये हो गया सही मतलब करेक्ट सीक्वेंस BEDAC जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कौन कौन पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं सर, शेयर होल्डर फाइल कर सकता है, बिल्कुल। द क्रेडिटर और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर बिल्कुल फाइल कर सकते हैं सर, ठीक है। द लीगल हियर्स नहीं, हम लोग पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। मान लीजिए कि हम किसी कंपनी के लीगल हियर्स है, ठीक है, तो हम नहीं पिटीशन फाइल कर सकते। द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल, पर्सन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाए तो वो भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D ओनली, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिक्वेंटली हेल्ड मीटिंग ऑफ ए कंपनी। ऐसा कौन सा मीटिंग है जो फ्रिक्वेंटली हेल्ड होता है, तो डायरेक्टर की मीटिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली हेल्ड होती है। एनुअल मीटिंग तो एनुअली होता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग एक बार पूरे जीवन काल में एक बार, ठीक है। और क्लास मीटिंग क्या होता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर जब मीटिंग अपना हेल्ड करते हैं, आइदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर या तो इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमेशा ये लोग नहीं करते, जब इनको कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्पेशल नीड आई होगी, तभी ये इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, हमेशा नहीं करते। तो हमेशा वाला कौन सा मीटिंग हो गया, डायरेक्टर मीटिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिड्यूशरी रिलेशन इज द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। फिड्यूशरी रिलेशन क्या होता है, जैसे हस्बैंड का वाइफ का, पेरेंट्स का चाइल्ड का, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें किस पे चलते हैं, चीज़ें विश्वास पे चलते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग फिड्यूशरी रिलेशन, कि आपका भी मेरे से कुछ मतलब है, मेरा भी आपसे कुछ मतलब है। जैसे बैंक कस्टमर, ये भी क्या है, फिड्यूशरी रिलेशन है, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, फिड्यूशरी रिलेशन होना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ट्रेड रिलेशन है, नहीं, ये कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, जी ना। एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस, ठीक है, विश्वास जहां होगा उसको कहेंगे हम लोग फिड्यूशरी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैच दी लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच दी ऑफेंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग पेनाल्टीज एज पर IT एक्ट 2000। तो प्यारे बच्चों ये स्टैटिक चीज़ है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स, अगर कंप्यूटर के सोर्स के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो हमें 3 साल तक का जेल और 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हमको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो A का सेकंड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग, पेनाल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर किसी को मिस रिप्रेजेंट किए तो हमको 2 साल तक की जेल और फाइन में एक्सटेंड टू 1 लाख और विथ बोथ, तो हमें 2 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना, और या तो हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन B का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइवेसी, तो अगर मैंने किसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को अगर ब्रीच कर दिया तो उससे 2 साल तक की सज़ा और फाइन अप टू 1 लाख रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा C का 1, और D का क्या हो जाएगा, D का 4th ही हो जाएगा, ठीक है।
डी का फोर्थ, पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म, इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए उम्र कैद हो सकती है हमें, ठीक है, उम्र कैद, तो डी का फोर्थ हो गया। 2314, तो 2314 देखिए कहाँ पे है, ये रहा, थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। The liquidator, after realizing the assets of the company, should distribute the proceed among the below mentioned claimants in which order? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग तो लीगल चार्जेस पे करेंगे ना, जी हाँ सर, सबसे पहले लीगल चार्जेस पे करेंगे, फिर उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन पे करते हैं हम लोग, ठीक है। लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन को पे करने के बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, BACDE, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, BACDE। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। अरेंज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ए न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, सेलेक्ट एंड रिजर्व कंपनी नेम, एक्वायर्ड DIN, प्रमोटर, ड्राफ्ट मेमोरेंडम आर्टिकल, गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, फाइल स्पाइस प्लस एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और DSC ऑफ प्रमोटर ये एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए B आएगा, फिर हम लोग सेलेक्ट और कंपनी नेम को रिजर्व करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम मेमोरेंडम और आर्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइल स्पेस एंड एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, E, फिर उसके अंतिम में D, BACED करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, BACED करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the authentication to be affected by use of asymmetric crypto system and hash function is known as, इसको हम लोग कहेंगे हैश फंक्शन जब आ जाता है ऐसे ऐसे वाला, किसमें आता है, जब हम लोग कोई चीज डिजिटल सिग्नेचर करते देखते हैं ना, ऐसे ऐसे आ जाता है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, उसी चीज की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नेचर। Next question, what is the time limit within which an information is to be provided regarding the life and liberty of a person under RTI Act 2005? तो इसका करेक्ट आंसर है 48 आवर्स। क्या करेक्ट आंसर 48 आवर्स। व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स? प्रिविलेज क्या होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स का? द राइट टू कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट एनी टाइम, इंस्ट्रूमेंट क्लींजिंग ऑफ ऑल डिफेक्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहाँ पे होता है? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। ए का सेकंड। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद गुडविल को देना, ये कहाँ होगा? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। बाईबैक ऑफ शेयर, एक मिनट गलत बोल दिया ना, गलत बोल दिया ये तो भाई, बाईबैक ऑफ शेयर होगा ना, बाईबैक ऑफ शेयर होगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, बाईबैक ऑफ शेयर हो जाएगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ ना। चलिए, सेल ऑफ गुड्स आफ्टर, तो ये हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बी का थर्ड। प्रॉमिसरी नोट कहाँ पे होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो एकदम आसान सा सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 2341, 2341 कहाँ है? देखिए ये है 2341। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का आया हुआ क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट री एग्जाम सितंबर 2024 में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा यूनिट का चाहिए डिटेल सॉल्यूशन, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, दिल से हो, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।